हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फर्स्ट इन्फॉर्मेशन 2.0 में। तो साथियों, ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। ये आपकी दूसरी वीडियो हो जाएगी। बुक का नाम है प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन, एंसेंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट। तो पेपर कोड है G273। तो चलिए बिना देर करे हुए प्रश्न उत्तरों की तरफ चलते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इससे पहले हमने प्रीवियस ईयर में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की श्रृंखला इसी तरीके से अपने यूट्यूब की प्लेलिस्ट में दे रखी है। आप वहां से उन क्वेश्चनों को भी एक बार रिवीजन करके जरूर जाएं, और आज जो हम आपको रिवीजन करा रहे हैं आप इसको भी एक बार अवश्य देख कर जाएं। तो चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन हो जाएगा, प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन विचारों की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करते हुए उनके स्रोतों पर प्रकाश डालिए, अथवा प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं। क्या आप इस कथन से सहमत हैं कि प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन धर्म के साथ अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है? अपने मत के समर्थन में तर्क दीजिए। तो आपको इन दोनों क्वेश्चनों में से कोई सा भी क्वेश्चन देखने को मिल जाए तो आपको उत्तर इस तरीके से कर देना है। तो चलिए सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है। हेडिंग में डालना है आपको कि प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन विचारों की प्रमुख विशेषताएं। तो वो कौन कौन सी हैं आगे आपको संपूर्ण बताने वाले हैं। तो साथियों, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और आपको वीडियो कैसी लगी और एक बार आप कमेंट जरूर कर दें। प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन विचारों की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित हैं। तो कौन कौन सी हैं? अध्यात्म का प्रभाव। भारत में प्रारंभ से ही राजनीतिक चिंतन पर अध्यात्म यानी कि धर्म का प्रभाव देखने को मिलता है। हिंदू धर्म में जीवन का मुख्य उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति रहा है। हिंदू धर्म में जीवन का जो उद्देश्य है वो मोक्ष की प्राप्ति रहा है। प्राचीन ग्रंथों में मानव के 4 पुरुषार्थ का वर्णन किया गया है। तो ये पुरुषार्थ कौन कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष। समाज की उन्नति एवं विकास भी मानव की मोक्ष प्राप्त करने में सहायता यानी सहायक समझे जाते थे, परंतु राज्य का सर्वोत्कृष्ट लक्ष्य प्रजा को शारीरिक एवं मानसिक सुख प्रदान करना नहीं था, वरन ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करना था या करना भी था जहां प्रजा बिना किसी अवरोध के अपना आध्यात्मिक एवं नैतिक विकास भी कर सके। राजा के कार्य एवं शक्तियों तथा राजा एवं प्रजा के संबंधों में या संबंधों के निर्धारण में उत्पन्न प्रश्नों पर विचार करते समय आध्यात्मिक दृष्टिकोण से विचार किया जाता था। आगे देखते हैं, धर्म तथा राजनीति का संबंध। तो धर्म तथा राजनीति का संबंध क्या है? प्राचीन काल में धर्म एवं राजनीति के मध्य संबंधों में समय समय पर परिवर्तन होता रहा है। कभी धर्म पर राजनीति का तो कभी राजनीति पर धर्म का प्रभाव रहा है। राज्य को धर्म का प्रतिस्थापक स्वीकार किया गया है। हिंदू राजनीति में राजा को धर्म प्रवर्तक माना जाता है, परंतु धर्म प्रवर्तक शब्द को अनेक अर्थों में प्रयुक्त किया गया है। कुछ विद्वानों ने इसका अर्थ स्पष्ट करते हुए लिखा है कि राजा का यह कर्तव्य है कि वह व्यक्तियों से कर्तव्य का पालन समुचित रूप से कराए तथा व्यक्तियों के स्वधर्म की रक्षा करे। राजपुरोहित राज्य की मंत्री परिषद का महत्वपूर्ण सदस्य होता था। प्राचीन भारत में राजनीतिक सिद्धांतों का विकास धर्म के प्रभाव के अंतर्गत हुआ है। इसी कारण विद्वानों ने राजनीति तथा धर्म के पृथक नहीं किया। वास्तव में यह प्राचीन भारतीय राजनीति की सबसे प्रमुख विशेषता तथा विश्व की प्रमुख देन है। राजा का यह प्रयास रहा था कि राजनीति का संचालन धर्म के सिद्धांतों तथा मान्यताओं के अनुरूप ही किया जाए। प्राचीन विद्वानों ने राज्य की 4 विधाओं की चर्चा की है। तो कौन कौन से वो 4 विधाएं हैं? आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता तथा दंड नीति। इन विधाओं का उद्देश्य व्यक्ति के आध्यात्मिक तथा नैतिक विकास के लिए आवश्यक परिस्थितियों का सृजन करना था। तीसरा, राज्य एक अपरिहार्य संस्था। तो प्राचीन राजनीतिक विचारकों ने इस बात पर बल दिया है कि
राज्य का अस्तित्व मानव के सामाजिक जीवन के लिए सर्वथा आवश्यक तथा उपयोगी है। जीवन के तीनों लक्ष्यों धर्म अर्थ काम त्रिवर्ग क्या है? धर्म अर्थ काम की राज्य के बिना प्राप्ति संभव नहीं है, ऐसा सभी राजनीतिक विचारकों का मत रहा है। प्राचीन विद्वानों ने लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना पर बल दिया है। प्लेटो तथा अरस्तु के समान ही भारतीय राजनीतिक विचारकों ने राज्य को स्वाभाविक एवं प्राकृतिक संस्था माना है। प्राचीन भारतीय राजशास्त्रवेत्ताओं ने राज्य का कार्यक्षेत्र विस्तृत माना है। सुकृति सार में कहा गया है कि जैसे इंद्र की पत्नी कभी भी विधवा नहीं हो सकती, वैसे ही दुराचारी लोग भी राजा अर्थात शासन के बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकते। प्राचीन विद्वानों ने राज्य को सर्वोच्च संस्था स्वीकार किया है, परंतु राजा को असीमित सत्ता प्रदान नहीं की है। राजा के लिए यह आवश्यक था कि वह भौतिक विषयों के संबंध में निर्णय लेने से पूर्व राज्य पुरोहित से परामर्श करे कि उसके निर्णय धर्म विरुद्ध तो नहीं है। युद्ध की स्थिति को समस्त प्राचीन ग्रंथों ने स्वीकार तो क्या है, परंतु बुद्ध युद्ध को भी धर्म के अधीन करने का प्रयास किया है, अर्थात युद्ध भी धर्म संबद्ध होना चाहिए। चौथा पॉइंट, सामाजिक व्यवस्था का प्रभाव। तो वर्ण व्यवस्था के लागू हो जाने के उपरांत जब समाज 4 वर्णों में विभक्त हो गया, तो राजा का प्रमुख कर्तव्य यह हो गया कि वह वर्ण व्यवस्था की रक्षा करे तथा प्रत्येक व्यक्ति द्वारा उससे संबंधित वर्ण धर्म का पालन कराए। राजा सामाजिक व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के कारण व्यक्तियों के जीवन के सभी क्षेत्रों में हस्तक्षेप करने लगा। परिणाम स्वरूप राजा की शक्तियों एवं अधिकारों में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि हुई। 5वां पॉइंट, दंड नीति का महत्व। तो दंड नीति का महत्व भी है इसमें। तो कौटिल्य ने यह विचार व्यक्त किया कि राज्य की संपूर्ण व्यवस्था का मूल आधार दंड नीति है। महाभारत में भी इसका उल्लेख मिलता है कि यदि दंड नीति सक्रिय है तो प्रजा निर्भय होकर स्वतंत्रता पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकती है। मनु ने तो दंड को ही शासक माना है, वे दंड को ही धर्म मानते थे। दंड चारों विधाओं अनविच्छिकी, त्रयी, वार्ता तथा दंड नीति में एक है तथा चारों विधाओं में सबसे महत्वपूर्ण विधा है। दंड के अभाव में राज्य में मत्स्य न्याय की स्थापना हो जाएगी तथा व्यक्ति अपने जीवन के वंचित लक्ष्यों की पूर्ति नहीं कर सकता है। दंड नीति के माध्यम से ही तीनों विधाओं की प्राप्ति संभव है। तो अगला पॉइंट हो जाएगा आपका 6, राजा के अधिकारों तथा दायित्वों का विवेचन। तो राजा के अधिकारों तथा दायित्वों का विवेचन देखते हैं। यदि साथियों आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें। प्राचीन राजनीतिक ग्रंथों में राजा के पद को अत्यधिक महत्व प्रदान किया गया है। हिंदू राजशास्त्र में राजा को सर्वोच्च स्थान प्रदान किया गया है। राज्य का सार ही राजा होता है, यानी कि राज्य का सार ही राजा होता है। कौटिल्य ने राज्य तथा राजा के बीच कोई अंतर नहीं किया। कालिदास ने भी लिखा है कि विश्व के प्रशासन का भार स्वयं सृष्टिकर्ता के राजा के कंधों पर डाला है। यदि राज्य में किसी बात की कोई कमी रहती है तो उसके लिए राजा दोषी है। राजपद की देवी माना गया है। राजा के पद के लिए योग्यता, कार्यों तथा शक्तियों का विशद वर्णन मिलता है। राजधर्म की अवधारणा, दुष्ट दमन का व्यवहार, यानी कूटनीति, विदेश नीति का आधार, दंड नीति के प्रयोग आदि का विस्तृत वर्णन इन ग्रंथों में मिलता है। अगला पॉइंट, राज्य की उत्पत्ति के संबंध में कुछ विद्वानों ने देवी सिद्धांत का समर्थन किया है तो कुछ विद्वानों ने समझौता सिद्धांत का समर्थन किया है।
तो 7वां पॉइंट हो जाएगा विचारों की अपेक्षा संस्थाओं का महत्व। तो प्राचीन राजनीतिक विद्वानों ने विचारों की तुलना में संस्थाओं को अधिक महत्व प्रदान किया है। इनके द्वारा प्रतिपादित ग्रंथों में संस्थाओं के महत्व, संगठन एवं कार्यों एवं विशद वर्णन किया गया है। राजनीतिक सिद्धांतों जैसे राज्य एवं व्यक्ति के पारस्परिक संबंधों, व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं अधिकारों की स्थिति, क्रांति, व्यक्तिगत दायित्वों, राजनीति संगठनों के स्वरूप आदि का पृथक रूप से वर्णन नहीं किया गया है। धार्मिक सिद्धांतों से प्रभावित होने के कारण पाश्चात्य विद्वानों ने भारतीय राजनीतिक चिंतन को अधिक महत्व प्रदान नहीं किया। अगला पॉइंट, विचारों की निरंतरता। तो प्राचीन भारत के राजनीतिक विचारों की एक अन्य विशेषता उनकी निरंतरता में दृष्टिगोचर होती है। इन विचारों की नींव तो अत्यंत प्राचीन धार्मिक ग्रंथों तथा यथा वैदिक संहिताओं तथा ब्राह्मण ग्रंथों में मिलती है, परंतु उसके बाद उनकी अभिव्यक्ति विभिन्न प्रकार के साहित्य में हुई है, यथा स्मृतियाँ, पुराण, नीतिशास्त्र, बौद्ध तथा जैन ग्रंथ, सांस्कृतिक साहित्य तथा ऐतिहासिक साहित्य। इतने दीर्घकाल में विकसित विचारों का आधार कुछ मूल सिद्धांत थे। 9वां पॉइंट कि राज्य की उत्पत्ति व स्वरूप के संबंध में विचार। भारतीय राजनीतिक विचारकों के चिंतन में राज्य की उत्पत्ति के संबंध में देवी शक्ति समझौता तथा विकासवादी सिद्धांतों का उल्लेख मिलता है। राज्य के स्वरूप के संबंध में उन्होंने सप्तांग सिद्धांत का वर्णन किया है। राज्य का सावयवी सिद्धांत भी बहुत महत्वपूर्ण है। राज्य के इन अंगों की व्याख्या पाश्चात्य विचारक इतनी गहराई से नहीं कर पाए हैं। 10वां पॉइंट, राज्य का प्रजातंत्रात्मक एवं गणतंत्रात्मक स्वरूप। तो प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन का आदर्श प्रजातंत्रात्मक राज्य था। व्यक्ति को धार्मिक क्षेत्र में पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त थी। व्यक्तियों को संगठन बनाने का अधिकार था। श्रेणी पूग गण संघ एवं संघ आदि समुदाय व उनके विचारों में अनेक स्थानों पर उल्लेख मिलता है। शिक्षण व्यवस्था राज्य के नियंत्रण से मुक्त थी तथा प्रत्येक व्यक्ति को विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त थी। संपत्ति भी राज्य के नियंत्रण के हस्तक्षेप से मुक्त थी। बौद्ध ग्रंथों में अनेक गणतंत्रों का उल्लेख मिलता है। 11वां पॉइंट, उत्तरदायी शासन व्यवस्था। तो भारतीय राजनीतिक चिंतन की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी कि राजा का पद उत्तरदायित्वपूर्ण था। राजा की निरंकुशता पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगे हुए थे। राजा धर्म एवं संवैधानिक मर्यादाओं के अंतर्गत शासन व्यवस्था का संचालन करता था। वह लोकप्रिय संस्थाओं एवं मंत्री परिषद से परामर्श लेता था तथा उनकी भावनाओं का आदर करता था। अनेक ग्रंथों में इस बात का भी उल्लेख मिलता है कि मंत्री परिषद में निर्णय बहुमत के आधार पर लिए जाते थे तथा राजा बहुमत के द्वारा लिए गए निर्णयों का पूर्ण सम्मान करता था। वह विदेशी राज्यों से की गई संधियों तथा समझौतों का भी पूर्ण सम्मान करता था। राजा शासन व्यवस्था के संचालन के संबंध में जनता के प्रति उत्तरदायी था। कुछ विद्वानों ने यह भी मत व्यक्त किया कि दुराचारी राजा को जनता अपशब्द भी कर सकती थी। 12वां, राष्ट्रीयता की भावना का विकास। तो प्राचीन भारत में आदर्श राज्य के रूप में ऐसे शक्तिशाली राज्य की कल्पना की गई थी जो संपूर्ण राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांध सके। साम्राज्यों की स्थापना करने पर भी राजाओं ने स्थानीय राज्यों की संस्कृति, स्वतंत्रता, संस्थाओं, परंपराओं एवं रीति रिवाजों को भी बनाए रखा। अगला पॉइंट, यथार्थवादी चिंतन। तो प्राचीन भारतीय चिंतन यथार्थवादी न होकर व्यवहारिक अथवा यथार्थवादी है।
मनु तथा कौटिल्य ने जिस प्रकार की शासन व्यवस्थाओं का वर्णन किया है वे पूर्ण रूप से व्यवहारिक है। चंद्रगुप्त मौर्य की शासन व्यवस्था कौटिल्य के विचारों के अनुरूप ही स्थापित की गई थी। प्राचीन भारतीय राजशास्त्र में राज्य संबंधित काल्पनिक ग्रंथों का सर्वदा अभाव है। जिस प्रकार पाश्चात्य जगत में प्लेटो का रिपब्लिक तथा सर टॉमस मूर का यूटोपिया है जैसे ग्रंथ प्राचीन भारत में किसी ने भी लिखे, इसी आधार पर कहा जा सकता है कि प्राचीन भारत के राजनीतिक ग्रंथों का दृष्टिकोण कोरा सैद्धांतिक अथवा काल्पनिक नहीं है। निष्कर्ष रूप से यह कह सकते हैं कि प्राचीन भारत के राजनीतिक विचारों में अनेक गुण समाविष्ट थे। राजशास्त्र तथा शासन कला को प्राचीन भारतीय विचारकों ने अनेक उच्च आदर्श तथा प्रशासन संबंधी सिद्धांत दिए। इस संबंध में के.पी. जायसवाल का मत है कि अधिक उचित प्रतीत होता है कि आगे देखते हैं, हिंदुओं द्वारा की गई संवैधानिक प्रगति की संभाव्यता प्राचीन काल की अन्य किसी राज्य पद्धति ने बराबरी नहीं की। उससे आगे तो कोई निकली ही नहीं है। हिंदू सभ्यता का महत्वपूर्ण विशेष अधिकार यही है कि वह अभी तक जीवित है तथा श्रेष्ठ हिंदुओं के मन में अभी तक प्राचीन भारत द्वारा दी गई वैचारिक निधि भी जीवित है। अगला पॉइंट देखते हैं। यदि साथियों आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंडों को शेयर कर दें ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। अगला पॉइंट है प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के स्रोत। तो प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के स्रोत कौन कौन से हैं इसको देखते हैं। तो प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के कुछ महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित हैं। पहला हो जाएगा वैदिक साहित्य। तो वैदिक साहित्य के प्रमुख ग्रंथ चारों वेदों में राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण विषयों जैसे राज्य की उत्पत्ति, स्वरूप, प्राकृतिक कार्य एवं महत्व के साथ साथ राजा के अधिकारों, शक्तियों तथा शक्ति की सीमाओं आदि पर भी विचार व्यक्त किया गया है। वैदिक सभ्यता के प्रारंभिक काल में ही प्राचीन अर्थों के राजनीतिक तथा प्रशासनिक संगठन के ढांचे का विकास हो चुका है। वैदिक संहिताओं में राजनीति तथा शासन व्यवस्था के संबंध में विस्तृत विवरण प्राप्त होते हैं। राजनीतिक सिद्धांतों से संबंधित तथ्यों को सूत्र रूप में दिया गया है। वेदों के अतिरिक्त उनकी संहिताएं, उपनिषद, ब्राह्मण तथा ग्रंथ सूत्र आदि भी अध्ययन सामग्री के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। अगला पॉइंट हो जाएगा महाभारत। तो महाभारत के शांति पर्व में राजनीतिक दर्शन से संबंधित विभिन्न सिद्धांतों का उल्लेख मिलता है। महाभारत के अध्ययन से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि भारत में ईसा से 800 वर्ष पूर्व राजनीतिक चिंतन पर्याप्त रूप से विकसित हो चुका था। भीष्म ने अनेक राजनीतिक प्रश्नों का उत्तर देते हुए विभिन्न राजनीतिक सिद्धांतों की व्याख्या की है। शांति पर्व के अतिरिक्त महाभारत के नववर्ष, सभा पर्व तथा आदि पर्व में भी अनेक राजनीतिक सिद्धांतों की चर्चा की है। तीसरा मनुस्मृति। तो मनुस्मृति में राजनीतिक विचारों तथा सिद्धांतों का विस्तृत उल्लेख मिलता है। यद्यपि मनु राजशास्त्र को धर्म के अधीन मानते थे, परंतु उन्होंने राजनीति शास्त्र को एक पृथक ज्ञान के रूप में विकसित करने का प्रयास किया। मनुस्मृति के अध्याय 2, 7 तथा 8 राजनीतिक विषयों पर पर्याप्त प्रकाश डालते हैं। मनु के विश्व के प्रथम राजनीतिक विचारक के रूप में स्वीकार किया गया है, यानी कि मनु को विश्व के प्रथम राजनीतिक विचारक के रूप में स्वीकार किया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं। चौथा, विष्णु एवं याज्ञवल्क्य स्मृतियाँ। तो प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के विकास में विष्णु एवं याज्ञवल्क्य स्मृतियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन महत्वपूर्ण ग्रंथों में राज्य की शक्तियों और अधिकारों, कर्तव्यों, उत्तरदायित्वों, राज्य कर्मचारियों के कार्यों, प्रशासनिक व्यवस्था, दंड व्यवहार, विधान आदि विषयों पर पर्याप्त अध्ययन सामग्री प्राप्त होती है। ये स्मृतियाँ वर्ण तथा आश्रम व्यवस्था पर अधिक बल देती हैं। अगला पॉइंट हो जाएगा आपका कौटिल्य का अर्थशास्त्र तथा अन्य ग्रंथ। कौटिल्य का अर्थशास्त्र तथा अन्य ग्रंथ। कौटिल्य को प्राचीन भारत के महान राजनीतिक विचारकों की श्रेणी में रखा जाता है। उनका भारतीय राजनीतिक चिंतन में
के विकास में यानी कि उनका भारतीय राजनीतिक चिंतन के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। उनके द्वारा रचित सर्वोत्कृष्ट कृति अर्थशास्त्र में राजनीतिक सिद्धांतों से संबंधित विभिन्न विषयों पर विशद एवं यथार्थवादी दृष्टिकोण से विचार किया गया है। अर्थशास्त्र में राज्य की उत्पत्ति से लेकर राजा, प्रजा, सेना, मंत्री परिषद, गुप्तचर व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, संपत्ति आदि अनेक महत्वपूर्ण प्रश्नों पर सारगर्भिक विचारों का उल्लेख मिलता है। मनु के समान कौटिल्य ने भी दंड नीति को राजा के लिए अपरिहार्य माना है। अर्थशास्त्र का व्यवहारिक पक्ष सैद्धांतिक पक्ष की अपेक्षा अधिक व्यापक है। कामनंदक यानी कामंदक नीतिसार, बिंदुर नीति, शुक्र नीति, सार नीति, वाक्यामृत, लघु अर्थ नीति, नीति कार्यमूर्त यानी कार्यमृत, राजनीति, रत्नाकर आदि अनेक ग्रंथों ने राज्यशास्त्र यानी कि राज्यशास्त्र तथा प्रशासनिक संस्थाओं के रूप में प्रशासनिक संस्थाओं के स्वरूप को अधिक विस्तार से प्रस्तुत किया है। आगे देखते हैं। युक्ति कल्पतरु, वीरु मित्रोदय आदि ग्रंथ इस प्रकार के हैं जिनमें प्राचीन भारतीय राजशास्त्र, न्याय व्यवस्था तथा प्रशासनिक संस्थाओं का ढांचा विस्तार से प्रस्तुत किया गया है। छठा पॉइंट, शुक्र नीति सार तथा बृहस्पत्य अर्थशास्त्र। तो प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के दृष्टिकोण से शुक्र नीति सार का महत्वपूर्ण स्थान है। इसमें राज्य सत्ता के रूप में राजा को शासन व्यवस्था का केंद्र माना गया है। इसमें शासन व्यवस्था के विभिन्न सिद्धांतों के साथ साथ विदेश नीति तथा युद्ध के नियमों पर भी प्रकाश डाला गया है। बृहस्पत्य यानी कि बृहस्पत्य अर्थशास्त्र में भी राज्य के विभिन्न सिद्धांतों का उल्लेख मिलता है। यानी कि बृहस्पत्य अर्थशास्त्र में भी राज्य के विभिन्न सिद्धांतों का उल्लेख मिलता है। तो वो कौन से सिद्धांत आगे देखते हैं। ऐतिहासिक ग्रंथ। तो अनेक ऐसी ऐतिहासिक एवं प्रमाणिक ग्रंथ मिलते हैं जिनसे उस समय प्रचलित शासन पद्धतियों के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। अनेक विदेशी राजदूतों एवं इतिहासकारों ने इस संबंध में अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की है। कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथों का उल्लेख इस प्रकार है। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज द्वारा लिखी पुस्तक इंडिका, चीनी यात्री हेनसांग द्वारा लिखी पुस्तक वेस्टर्न, फायान द्वारा लिखित पुस्तक यात्रा विवरण, अलबरूनी की पुस्तक तहकीक ए हिंद, कल्हण की पुस्तक राजतरंगिणी। ऑप्शन तो पॉइंट 8 पर चलते हैं। आर्थिक ग्रंथ। अनेक धार्मिक ग्रंथों में राजनीतिक व्यवस्थाओं के संबंध में व्यक्त किए गए विचारों का उल्लेख मिलता है। रामायण महाभारत यानी कि रामायण, महाभारत, गीता तथा जैन और मतावलंबियों का धार्मिक ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन यानी कि परिशिष्ट पर्वन एवं बौद्ध धर्म के दीर्घ निकाय चुल्लवग्ग तथा दिव्यादान आदि राजनीतिक सिद्धांतों का प्रतिपादन करते समय समुचित दिशा निर्देश करते हैं। जातक कथाएं भी महत्वपूर्ण राजनीतिक सामग्री प्रदान करती हैं। अगला है पुराण। तो पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन है, यानी पुराण का शाब्दिक अर्थ प्राचीन है। पुराणों में वह संपूर्ण प्राचीन साहित्य समाहित हैं जिसमें भारत में धर्म, इतिहास, आख्यान, विज्ञान आदि सम्मिलित हैं। डॉक्टर घोषाल के अनुसार महापुराणों की संख्या 18 है। पुराणों में राजनीतिक विचार बिखरे हुए हैं। सामाजिक तथा राजनीतिक व्यवस्था से तो संबंधित विभिन्न सिद्धांतों का प्रतिपादन विशेष रूप से वायु पुराण, मार्कंडेय पुराण, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण तथा अग्नि पुराण में किया गया है। आगे देखते हैं। 10वां पॉइंट, अभिलेख, सिक्के तथा ताम्रपत्र। इन महत्वपूर्ण सामग्रियों के अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के अभिलेखों, सिक्कों तथा ताम्रपत्रों के माध्यम से
अनेक महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी प्राप्त हो जाती है। जैसे मौर्य काल में अशोक ने अनेक अभिलेख, शिलालेखों, स्तूपों एवं स्तंभों पर शासन संबंधी अनेक महत्वपूर्ण बातों को उत्कीर्ण कराया था। गुप्त काल के भी ऐसे ही अनेक शिलालेख देखने को मिलते हैं। इस प्रकार से प्राचीन भारतीय विद्वानों द्वारा रचित अनेक प्रकार के राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, साहित्यिक एवं ऐतिहासिक ग्रंथ हैं जो प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालते हैं। इन ग्रंथों का अध्ययन इस तथ्य को इंगित करता है कि प्राचीन भारतीय चिंतन यूरोप वासियों के राजनीतिक चिंतन से अनेक शताब्दियों पूर्व ही परिपक्व अवस्था को प्राप्त हो चुका था। तो ये था आज का क्वेश्चन। यदि साथियों आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अच्छी वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए यहीं तक। जय हिंद साथियों।